Good morning, everyone. Today we will discuss the topic force acting on a current carrying conductor when placed in magnetic field. Placed in magnetic field मीन्स किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस मैग्नेटिक फील्ड में उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे क्या लगता है? फोर्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम एक परमानेंट सच है परमानेंट मैग्नेट होर्सशू मैग्नेट के अगर इन बिटवीन रखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर ये होर्सशू मैग्नेट है, यू शेप की मैग्नेट है और इसके अंदर कोई अगर करंट कैरिंग कंडक्टर रखा जाएगा तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे इस परमानेंट मैग्नेट के कारण क्या लगेगा? फोर्स। क्यों? क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो एक मैग्नेट का काम करता है। जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है वो एक मैग्नेट का काम करता है और मैग्नेट को मैग्नेट के कांटेक्ट में लाएंगे तो उस पे लगता है फोर्स। और उस फोर्स को ही आज हम स्टडी करते हैं कि कैसे फोर्स लगता है। दिस फोर्स कैन बी explained by the following activity. By the following activity, एक एक्टिविटी के थ्रू आउट हम लोग इस फोर्स को स्टडी करेंगे। एक्टिविटी के कुछ पॉइंट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, एक एल्यूमिनियम की वायर ली, लाइट एल्यूमिनियम रोड ली और उसको लाइट स्प्रिंग की हेल्प से मैंने एक स्टैंड के ऊपर क्या किया? हैंग किया। तो हमारे कुछ पॉइंट्स है इसके रिगार्डिंग। जो फर्स्ट 1 by 1 जो है वो क्या पॉइंट है? पहला पॉइंट जो आप लोगों के पास आएगा इसके अंदर आएगा विद द हेल्प ऑफ लाइट स्प्रिंग। विद द हेल्प ऑफ लाइट स्प्रिंग, ये जो लाइट स्प्रिंग्स है इनकी हेल्प से क्या करना है? एक एल्यूमिनियम रोड को क्या कर देना है? सस्पेंडेड एल्यूमिनियम रोड, स्प्रिंग्स सस्पेंडेड ए एल्यूमिनियम रोड किसके बीच में? इन बिटवीन टू पोल्स ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट है, होर्सशू मैग्नेट है। उस होर्सशू मैग्नेट के जो दो एंड है, एक ये नॉर्थ एंड है और एक ये साउथ एंड है, इन दोनों एंड के बीच में एक हमने जो एल्यूमिनियम रोड है उसको सस्पेंडेड कर देना है। किसकी हेल्प से? लाइट स्प्रिंग की हेल्प से। उसके बाद दूसरे पॉइंट में हमने क्या करना है? ये जो दो एल्यूमिनियम रोड के जो दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्टिंग वायर की हेल्प से बैटरी और की से क्या कर देना है? कनेक्ट कर देना है। सेकंड पॉइंट पे लिखेंगे विद द बैटरी इज कनेक्टेड, ए बैटरी इज कनेक्टेड विद ए की विद एल्यूमिनियम रोड। एल्यूमिनियम रोड के साथ के जो दो एंड है उन दो एंड को हम लोगों ने, एक एंड ए है एक एंड बी है, दोनों एंड को एक बैटरी और की से किससे कनेक्ट कर देना है? सीरीज कॉम्बिनेशन में इनको कनेक्ट कर देना है। अब इसके बाद जब हम की को प्रेस करेंगे, तो की प्रेस करने से क्या होगा? इस सर्किट के अंदर करंट मूव करेगा और करंट मूव करेगा तो ये एल्यूमिनियम रोड जो है, आप लोगों ने पढ़ा था करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो एक मैग्नेट का काम करता है। तो और ये मैग्नेट बन जाएगा। जब तक करंट पास होगा ये एल्यूमिनियम रोड क्या बन जाएगी? मैग्नेट बन जाएगी। और मैग्नेट को जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो उसके ऊपर क्या लगता है? फोर्स लगता है। तो फोर्स के कारण हम लोग क्या करते हैं? व्हेन की इज प्रेस, जब की को प्रेस करते हैं, व्हेन की इज प्रेस, देन एल्यूमिनियम रोड
मूव इन अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये डिपेंड करेगा क्या होगा, अगर इसके अंदर करंट पास करेंगे तो करंट पास करने से एल्यूमिनियम रोड वायर, जो एल्यूमिनियम की रोड ली हुई है, ये एक मैग्नेट बन गई। मैग्नेट पे या तो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा या फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ये डिपेंड करता है करंट की डायरेक्शन के ऊपर। अभी रूल बताएंगे आपको कि अपवर्ड में कब लगेगा, डाउनवर्ड में कब लगेगा। इसके लिए एक रूल है, जिस रूल को हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बोलते हैं। एक फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल भी होता है, जो आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब अगर हम लोग मैग्नेट को रिमूव कर दें, नाउ रिमूव द मैग्नेट। अगर हम लोग मैग्नेट को रिमूव कर दें, एल्यूमिनियम रोड कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर वो जो एल्यूमिनियम रोड है वो दोबारा से आ जाएगी। अगर अपवर्ड और डाउनवर्ड की बात करें तो ये डिपेंड्स करता है करंट की डायरेक्शन के ऊपर। तो हमने एक एक्टिविटी से कुछ ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने कलेक्ट की। क्या क्या ऑब्जर्वेशन कलेक्ट की? तो हमने सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस में कलेक्ट किया कि जब भी इस वायर के अंदर करंट पास किया गया, करंट पास करने से ये वायर एक मैग्नेट बन गई, और मैग्नेट को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इस पे लगा फोर्स। अब वो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है, वो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है। उसकी जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करती है करंट की डायरेक्शन के ऊपर। अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी जाए तो उसका जो फोर्स लगने वाला अपवर्ड या डाउनवर्ड वो भी चेंज हो सकता है। अब हम इस एक्टिविटी की हेल्प से कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। क्या क्या कंक्लूजन निकालेंगे, उन कंक्लूजन को स्टडी करते हैं। वो कंक्लूजन क्या है हमारे पास, देखते हैं। कंक्लूजन में क्या किया, जब करंट पास किया गया तो करंट पास करने से ये वायर मूव होने लगी। मूव होने का मतलब इस वायर के ऊपर क्या लगा, फोर्स लगा। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा इसके अंदर, कंक्लूजन में निकला, फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन वी कंक्लूड दैट when a current carrying conductor is placed in magnetic field, then it will का मतलब कौन है, करंट कैरिंग कंडक्टर है। इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स ड्यू टू विच इट मूव इन अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन, अब ये अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है इसका कंक्लूजन भी अभी हम लोग निकालेंगे। और उस फोर्स के कारण उस कंडक्टर के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो मूवमेंट हुआ, वो अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैसे बता पाएंगे कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगा या डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इस अपवर्ड डायरेक्शन में और फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास एक रूल है जिसको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बोला जाता है। तो हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। तो कंक्लूजन निकल गया कि फोर्स लगता है, और यही चीज निकाली थी कि फोर्स लगता है। फोर्स को अभी डायरेक्शन बताएंगे कि फोर्स अपवर्ड लगेगा या डाउनवर्ड लगेगा। तो देखो हम लोग बात करते हैं इसके डायरेक्शन ऑफ फोर्स की, कि फोर्स जो लगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो फोर्स की डायरेक्शन है वो डायरेक्शन जो है वो किससे दी जाएगी। एक रूल है जिसका नाम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल,
FLEMINGS, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखो सबसे पहले करंट जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ से कहां आ रहा है, साउथ डायरेक्शन में आ रहा है। तो देखो आपको मैं एक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में बताता हूं। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, स्ट्रेच, ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड इन सच ए वे दैट थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर, ये तीनों एक दूसरे के क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। अब देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये ऐसे एक यू शेप मैग्नेट रखी हुई है जिसका नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, तो नॉर्थ से साउथ तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ये मैंने इस तरीके से दिखाया कि नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड हो गया। करंट जो हो रहा है ए से बी आप लोगों के पास इस डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, तो ये दिखा दिया मैंने इस डायरेक्शन के अंदर ए से, और करंट क्या हो रहा है, बी डायरेक्शन के अंदर हो रहा है। और जो फोर्स होगा, वो फोर्स या तो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा या कहां होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगा। अब वो डायरेक्शन आपको मैं बताता हूं। देखो उसके लिए एक रूल है, हम लोग कैसे इसको बता सकते हैं कि ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होता है, स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड इन सच ए वे दैट, जो आप लोगों के पास फोर फिंगर, ये फोर फिंगर होगी, ये मिडल फिंगर होगी और ये थंब, तीनों की तीनों एक दूसरे पे क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। थंब किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, देखो फर्स्ट आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं। मैंने आपको नोट्स के अंदर भी ट्रिक बताई थी कि कैसे हम लोग याद रखें कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, किस तरीके से। फोर फिंगर, देखो तीन फिंगर है, एक है फोर फिंगर, एक है मिडल फिंगर और तीसरा जो है आप लोगों के पास है वो थंब। स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड, four finger, middle finger and thumb, they are mutually perpendicular to each other। देखो जो आप लोगों के पास मिडल फिंगर है, इसको सेंटर फिंगर भी बोलते हैं। मिडल फिंगर को क्या बोला जाता है, सेंटर फिंगर, बिल्कुल सेंटर में होती है। इनसे हम लोग एक सीधी सीधी चीज निकालते हैं। देखो एफ, फोर फिंगर में क्या आप लोगों के पास है, एफ, और मिडल जो सेंटर फिंगर है इसमें सी है, और थंब के अंदर सी। देखो एफ वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को। किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा मिडल फिंगर के अंदर या सेंटर फिंगर किसको रिप्रेजेंट करती है, करंट की डायरेक्शन को। और थंब किसको रिप्रेजेंट करता है, फोर्स को, या फिर फोर्स ना बोल के इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, उसका मोशन, उसका मूवमेंट। देखो मैंने सीधी सीधी एक चीज मिलाई, एफ को फील्ड से रिप्रेजेंट कर दिया, सेंटर फिंगर ये बोल सकते हैं। इसको एक और ट्रिक से याद रख सकते हैं। देखो हम लोग अगर याद रखना चाहें, फैमिली के अंदर तीन है, फादर, मदर और चाइल्ड। देखो मिडल फिंगर, सेंट्रल फिंगर, मिडल फिंगर जो है एम से रिप्रेजेंट की गई है, उसका मतलब आप लोगों के पास जो मिडल फिंगर है वो आप लोगों के पास कैसे, और सी का मतलब फादर, मदर और चाइल्ड। ऐसे ले लीजिए, स्टार्टिंग से लेते हैं, इसको फादर, इसको मदर और इसको क्या मान ले, चाइल्ड मान ले। तो देखो इसके अंदर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो मिडल, ये आप लोग फादर, मदर और चाइल्ड, एफ फोर्स को, एफ किसको रिप्रेजेंट करता है, फोर्स को। मदर ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एम मैग्नेटिक फील्ड को। और सी किसको रिप्रेजेंट करता है, करंट को। ये तीनों याद रखने के लिए आप लोग रख सकते हैं, चाहे इस तरीके से याद कर लो, ये बताया हुआ तरीका याद कर लो। जैसे तीनों फिंगर्स को हम स्ट्रेच करते हैं लेफ्ट हैंड की, तो सबसे पहले परिवार का मुखिया फादर, फिर उसके बाद मदर और फिर बाद में आते हैं तीसरे नंबर पे चाइल्ड। तो इस तरीके से याद रख सकते हो, फादर, मदर और चाइल्ड। फादर एफ किसको रिप्रेजेंट करता है, फोर्स को। एम किसको, मदर, दूसरी वाली फिंगर किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड को। और तीसरी जो फिंगर है, नीचे वाली जो फिंगर है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, करंट को। तो हमारे पास यही रूल डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा कि फोर्स जो लगता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है या अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो हम बात करते हैं कि फोर्स की, स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड इन सच ए वे दैट थंब,
फर्स्ट फिंगर बोल सकते हो उसको आप लोगों के पास, और ये तीसरी क्या बोली जाती है, सेंट्रल फिंगर। तो दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फर्स्ट फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड सेंट्रल फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो देखो इसके अंदर हम लोग निकालते हैं कि कैसे। अब देखो करंट को दिखा रही है ये आप लोगों के पास सेंट्रल फिंगर, तो करंट कहां से, अब मैग्नेटिक फील्ड देखो मैं आपको बना के दिखाता हूं ऐसे, इधर यू शेप मैग्नेट है, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये फिंगर नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रही है। करंट जो पास हो रहा है वो इधर से इधर जा रहा है, तो ए टू बी जा रहा है, तो ये करंट चल गया। और ये जो थंब है, थंब किसको दिखाएगा, फोर्स को। और तो फर्स्ट केस के अंदर अगर करंट ए टू बी पास होगा तो फोर्स कहां लगेगा, डाउनवर्ड। अगर हम इस बैटरी के टर्मिनल चेंज कर दें और करंट को बी टू ए आप लोगों के पास चेंज करें, तो उस केस के अंदर जो फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा। अब देखो फील्ड तो एज इट इज है, फील्ड तो वहीं की वहीं है, नॉर्थ से साउथ, बट करंट की डायरेक्शन अब बी से कहां हो गई है, ए की तरफ, तो लगने वाला जो फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इस रूल का नाम है, तो फोर्स कब अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और कब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ये चीज डिपेंड करती है करंट की डायरेक्शन के ऊपर। अगर करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो मींस मैग्नेटिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फोर्स भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये आप लोगों के पास फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल था, और ये जनरली फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल्स अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर कि व्हाट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, व्हाट इज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आगे आएगा अभी। कल इस टॉपिक पे हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसके फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे कि किन किन फैक्टर्स के ऊपर ये फोर्स डिपेंड करता है। थैंक यू। अभी हम डिस्कस करते हैं कि फैक्टर्स, किन किन फैक्टर्स के ऊपर उस मैग्नेटिक फोर्स की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। फैक्टर्स on which strength of magnetic force depends। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स करती है। देखो जनरली हमारे पास तीन फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फोर्स, लगने वाला जो फोर्स है उसकी कितनी स्ट्रेंथ होगी वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। जनरली हमारे पास तीन फैक्टर्स हैं बच्चों, याद रखने का एक सीधा सा तरीका है बिल वर्ड याद रखो, BIL। ये तीन फैक्टर्स हैं जनरली जिनके ऊपर मैग्नेटिक जो फोर्स है वो डिपेंड करता है। बी किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड को, बी का ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को। आई किस वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट को। और तीसरी एल वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ, किसकी, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये तीन फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारा मैग्नेटिक फोर्स जो है डिपेंड करता है। याद रखने के लिए एक सिंपल सी मैंने एक ट्रिक बता दी, बिल वर्ड याद रखो, BIL, बिल के ऊपर डिपेंड करता है। देखो तो हमारे पास तीन फैक्टर है। सबसे पहला फैक्टर है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हमने जो परमानेंट मैग्नेट अप्लाई की है, यू शेप मैग्नेट अप्लाई की है, इसका जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही ये ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से उसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी इस लेंस को। तो हम कह सकते हैं F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, और फील्ड को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। दूसरा फैक्टर मैंने बताया I, स्ट्रेंथ ऑफ करंट। जितना इस एल्यूमिनियम रोड के अंदर आप करंट पास करेंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उतने ही फोर्स से वो अट्रैक्ट करेगी। तो दूसरा फैक्टर है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा, मैग्नेटिक आप लोगों के पास फोर्स लगेगा। तीसरा फैक्टर है वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जो एल्यूमिनियम रोड ली हुई है हम लोगों ने, इसकी लेंथ पे, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर हमारे पास कंडक्टर की लेंथ ज्यादा है, एल्यूमिनियम रोड की लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, जितनी ज्यादा लेंथ होगी
उसी के अकॉर्डिंग उस पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब हम अगर मैग्नीट्यूड की बात करें कि हम मैग्नीट्यूड और आप लोगों के पास कैसे निकाले कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ये जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमारे पास एक फैक्टर और भी होगा, वो बात करते हैं। अभी तो ये क्या रखे हुए हैं, तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखे हैं। अगर वो थोड़ा बहुत एंगल से रखा हुआ हो तो उस केस के अंदर हमारे पास एक और नई चीज आती है जिसको हम अभी डिस्कस करते हैं। क्या टॉपिक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। हम निकाल रहे थे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो तीन फैक्टर्स, टोटली 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। वो फैक्टर्स क्या है, नंबर 1 सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ, मैंने बताया आप लोगों के पास एक ट्रिक बताई BIL, तो उसके अंदर सबसे पहले बताई मैंने स्ट्रेंथ ऑफ, द स्ट्रेंथ ऑफ, किसकी स्ट्रेंथ के ऊपर, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक तो मैंने बताया मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर, अभी आपके सामने लिखा था कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर फोर्स डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा। सेकंड फैक्टर मैंने बताया था, उसके अंदर बताया था स्ट्रेंथ ऑफ करंट, स्ट्रेंथ ऑफ करंट, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही आप लोगों के पास क्या होगा, फोर्स लगेगा ज्यादा। तीसरा मैंने बताया था आप लोगों के पास, क्या बताया, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। और एक और फैक्टर है, वो क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ कंडक्टर, जो भी कंडक्टर रखा हुआ है किसके रेस्पेक्ट में, मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में, ओरिएंटेशन ऑफ द कंडक्टर विद रेस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं क्या, थीटा एंगल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ टू साउथ, और ये करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है, हो सकता है ये अभी तो दोनों परपेंडिकुलर रखे हुए हैं, एंगल दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर एंगल 90 डिग्री से कम भी हो सकता है, 90 डिग्री से ज्यादा भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, तो वो उसको बोलते हैं ओरिएंटेशन ऑफ द कंडक्टर विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, इसको बोलते हैं थीटा। थीटा क्या है, थीटा जो है एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन किस किस के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हमारे पास 3 फैक्टर आ गए, स्ट्रेंथ निकालने के लिए 4 फैक्टर आ गए टोटल, इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग इन चारों को अगर हम लोग करके देखें, इनके अकॉर्डिंग देखें, तो दैट इज फोर्स जो आ गया, वो फोर्स किसके बराबर आ गया, हम लोग निकाल के देखें, दैट इज फोर्स किसके बराबर आ गया, F इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BIL और साइन थीटा। देखो ये कंपोनेंट्स होते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट, तो उस केस के अंदर इनके बीच का एंगल जो है वो साइन थीटा से रिप्रेजेंट किया गया है। ये आप लोगों के पास दोनों के बीच का कंपोनेंट जो एंगल है वो साइन थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएं और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल के साइन में लगाएं तो कोई कांस्टेंट लगा देते हैं कि BIL साइन थीटा, और k की वैल्यू, ये k क्या है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और जिसकी वैल्यू k की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इस केस के अंदर फोर्स हमारे पास कितना आ गया, BIL साइन थीटा। ये जो मैंने फॉर्मूला निकाला है ये न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज होगा, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को बता रहा है कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसे निकालते हैं। अभी इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमारे पास क्या हो, एंगल आप लोगों के पास गिवन हो, अगर मैं बोलूं कब फोर्स की क्वेश्चन पूछा जाता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगता है वो कब मैक्सिमम होता है और कब मिनिमम होता है, उस चीज के बारे में देखते हैं। देखो 2 केसेस स्टडी करते हैं। इफ
थीटा इज 90 डिग्री और थीटा इज 0 डिग्री, तो उस केस के अंदर क्या होगा, लगने वाला फोर्स क्या मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा। तो इस केस के अंदर हम लोगों ने निकाला, इफ फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला निकाला हम लोगों ने BIL sin थीटा। अगर मैं आपके सामने दो केस डिस्कस करता हूं, केस फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा कितना हो 0 डिग्री, मींस क्या हो, दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और इसी डायरेक्शन में इनके बीच का जो एंगल है वो 0 है, इसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है। तो हम अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट करें इसके अंदर, तो F इज इक्वल टू कितना आ गया, BIL और साइन 0, साइन थीटा की जगह कितना लिख दे, साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू जो आप लोगों ने पढ़ी है कितनी होती है, 0, क्योंकि साइन 0 अगर मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो उस केस के अंदर लगने वाला फोर्स क्या आ गया, 0। ये फोर्स की मिनिमम वैल्यू है, क्या है, मिनिमम वैल्यू। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स कब मिनिमम होगा, अगर वो दोनों के बीच का एंगल, किस किस के बीच का एंगल, कंडक्टर के बीच का और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री हो, मींस दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हो। सेकंड केस जो बनता है वो सेकंड केस क्या बनता है, इफ थीटा जो है वो 90 डिग्री का हो। कैसे हो, करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल है। तो उस केस के अंदर लगने वाला जो फोर्स होगा वो फोर्स क्या होगा, BIL और साइन 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो उस केस के अंदर फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, BIL, और जो सबसे क्या होती है, मैक्सिमम, क्या होती है, मैक्सिमम। ये पूछा जाता है कि कब फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी और कब फोर्स की वैल्यू मिनिमम होगी। अगर दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, मींस दोनों एक ही डायरेक्शन में रखे हुए हैं, तो आप लोगों के पास क्या आएगा, उनको लगने वाला फोर्स की वैल्यू मिनिमम यानी कि 0। अगर दोनों एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखे हुए हैं, मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर, तो उस केस के अंदर फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। और मैक्सिमम आने का मतलब आप लोगों के पास उसकी वैल्यू कितनी आएगी, BIL। अभी हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। अब कई बार क्या होता है, डेफिनेशन पूछ लेता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन बताओ। मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन यहां से निकाली जा सकती है, वो कैसे निकालेंगे, तो हम क्या निकाले थे, डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या निकालेंगे, देखो, डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल चुके हैं। वैसे तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन कैसे निकालते हैं, देखो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल के डेफिनेशन निकालते हैं कि हमने पढ़ा है F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। तो हमने B की वैल्यू निकालनी है, तो B की वैल्यू निकालनी है तो B को लेफ्ट हैंड साइड, तो B इज इक्वल टू F अपॉन IL साइन थीटा। अगर मैं मान लू इफ फोर्स की वैल्यू मान लू 1 न्यूटन, क्या मान लू 1 न्यूटन, आई करंट कितना मान लू 1 एम्पियर मान लू, लेंथ कंडक्टर की कितनी मान लू 1 मीटर मान लू, और एंगल थीटा जो है 90 डिग्री मान लो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, नहीं तो 0 आ जाएगा फोर्स आप लोगों के पास उस केस के अंदर। तो 0 को तो डिफाइन कर, नीचे 0 को समथिंग तो नो डिफाइन, जिसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए एंगल कितना लेना पड़ेगा, 90 डिग्री का ले लिया। तो उस केस के अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन बनाएं तो क्या बनाएंगे कि द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज force acting on a current carrying conductor of unit length and carrying current of 1 ampere। कितना करंट आप लोगों के पास 1 एम्पियर एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो कंडक्टर कैसे होना चाहिए, इसी से हम लोग 1 टेस्ला बना सकते हैं। तो बी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला। कई बार पेपर के अंदर पूछ लेते हैं 1 टेस्ला डिफाइन करो, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन अपॉन 1 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर, और एंगल 90 के अंदर आ गया तो वो तो कितना आ गया, साइन 90 की वैल्यू तो कितनी आ गई
1 आ गई। ये कुछ 1 टेस्ला की डेफिनेशन बनाने के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है। अभी इस एक टॉपिक पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल और है। वो न्यूमेरिकल क्या है, कैलकुलेट द, जो मैंने आपको नोट्स के अंदर दिया है, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग, एक कंडक्टर के ऊपर फोर्स निकालना है। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं। वैसे ये टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स हमारे पास नहीं है, फिर भी इस पे कोई न्यूमेरिकल आपसे पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग इस टॉपिक को यूज करके कैसे न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं। तो देखो जैसे पूछा हुआ है कैलकुलेट द फोर्स, क्या निकालना है, फोर्स निकालना है किसके ऊपर। अभी देखो मैं आपको सबसे पहले एक जो है न्यूमेरिकल्स को, हमने फोर्स निकालना है किसके ऊपर, एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर थ्रू विच 0.2 एम्पीयर करंट फ्लो थ्रू द वायर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या क्या गिवन है, हमने फोर्स निकालना है, क्या निकालना है, फोर्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। क्या गिवन है, लेंथ दी हुई कंडक्टर की कितनी दी हुई है, 1 मीटर, उसके साथ करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.2 एम्पियर। इसके साथ में लिखा परपेंडिकुलर, यानी कि थीटा जो है एंगल वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, और जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें B की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.4 टेस्ला। तो हम लोगों ने इस डाटा को यूज करके फोर्स निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला लिखा हुआ है F = BIL sin थीटा, तो हमारे पास फोर्स हो गया BIL sin थीटा। तो देखो B की वैल्यू दे रखी है, I की वैल्यू दे रखी है, सब की वैल्यू पुट कर दो तो B कितना है, 0.4 टेस्ला, I कितना है, 0.2 एम्पियर, L लेंथ कितनी है, 1 मीटर, और साइन थीटा की जगह कितनी वैल्यू है, 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास डाटा जो आ गया फोर्स 0.8, 0.2 और ये 1 और ये भी 1, तो कितना आ गया, अगर हम बात करें 0.08 न्यूटन। तो हम लोग फोर्स की वैल्यू भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। इस एंगल को चेंज करके कुछ भी दे सकता है, 0 डिग्री दे देता तो उस केस के अंदर फोर्स की वैल्यू फिर क्या हो जाती, 0 हो जाती। तो अगले टॉपिक में हम मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर, अभी ये चार्ज पार्टिकल किस में रखा हुआ है, रेस्ट में रखा हुआ है, तो इसमें फोर्स निकाला। अगले टॉपिक में हम मूविंग चार्ज पार्टिकल पे फोर्स निकालना सीखेंगे। थैंक यू सो मच।